नेपाल को सोशल मीडिया के नाम पर जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, तांडव मचाया गया, ऐसा कि पूरी दुनिया देख करके उसको दहशत में है। मंत्रियों को मारा गया। सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट था कि गवर्नमेंट को गिराया। पूरे प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया। क्या ये जेएनजी का ही विरोध है या कोई और इसके पीछे है? इसके पीछे भी मैं जैसे कहा कारण है। वो तो इसलिए बंद किया जाता है कि आसपास जो है हंगामा लोग न करें, इसलिए बंद किया जाता है। श्रीलंका इज अ टेक्स्ट केस। श्रीलंका में जब हंगामा हुआ था, यही तो हुआ था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए थे। लेकिन क्या हुआ बाद में? सर, ये नेपाल में भी जो हुआ, क्या किसी देश का किसी अलग का हाथ है? उसमें हाथ तो है ही। क्योंकि जेएनजी के पास इतना पावर कहाँ से आएगा? लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन जो इतना छोटा सा एक दंगा हुआ था उससे एक पूरा सरकार गिर गया। अच्छा सर, लास्ट में नेपाल का भविष्य क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं? नेपाल का भविष्य बहुत साफ है। अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं आएगा। नमस्कार, हेबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। नेपाल जिस तरह से जलाया गया, वो भयावह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। सोशल मीडिया सरकार ने बैन किया तो ठीक है, विरोध करना आपका अधिकार है, पर ऐसा विरोध कि अपना देश जला दिया जाए, ये कहाँ तक उचित है? इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कोचियाल सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेबिस टीवी में। सर, जिस तरह से नेपाल को सोशल मीडिया के नाम पर जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, तांडव मचाया गया, ऐसा कि पूरी दुनिया देख करके उसको दहशत में है। मंत्रियों को मारा गया दौड़ा कर, पूरे प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया। क्या ये जेएनजी का ही विरोध है या कोई और इसके पीछे है? इसके पीछे बहुत कारण है। क्योंकि एक तो नेपाल जैसे राष्ट्र जहाँ की नौकरी बहुत कम है। आपको शायद पता हो कि 60 से 70 लाख नेपाली नेपाल के बाहर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे भारत में काम करते हैं। वो कई ट्रेड में लगे हुए हैं बहुत सालों से। उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना वीजा की जरूरत है, तो आते रहते जाते रहते हैं। हम देखते हैं हर जगह पर वो होते हैं। हमारे जैसे फैमिली जैसे हैं वो लोग। जैसे हम बांग्लादेशी या रोहिंग्या को गाली देते हैं या उनको भगाने की बात करते हैं, नेपाली को कभी नहीं कहते हैं। लेकिन ये जो अभी जो दुर्घटना, मैं दुर्घटना ही कहता हूँ उसको, क्योंकि जो भी जलाया गया, जो घर जलाया गया, लोगों को जलाया, जिस तरह पत्नी को जलाया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके पीछे भी मैं जैसे कहा कारण एक है कि नौकरी नहीं है नेपाल में। नेपाल के गवर्नमेंट, कोई भी हो, प्रचंडा गवर्नमेंट हो, उसके बाद उससे पहले होली और बाद में भी होली, जो भी गवर्नमेंट आया नेपाल में, वो नौकरी के ऊपर कोई ज्यादातर अपना ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हो, बहुत सारे रोष यंगस्टर्स में आ गए थे जो पढ़े लिखे थे, उनको पता नहीं क्या करना है। और वो पढ़े लिखे भी भारत में आके पढ़ लिखते हैं वो लोग। यानी कि नेपाल में है इंस्टीट्यूट्स, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना भारत देश में है। तो ये गुस्सा जो था उनके अंदर, वो एक दिन ना एक बाहर आना ही था। सोशल मीडिया बैन करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आपके पास वीपीएन कनेक्शन है तो आप सोशल मीडिया को कभी भी घूम फिरा लेके सकते हैं। जैसे हमने देखा, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का ट्वीट्स आ रहे थे, फेसबुक पोस्ट आ रहे थे, लेकिन नेपाल में कुछ नहीं चला। सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट था कि गवर्नमेंट को गिराया जाए। ये हमने बांग्लादेश में देखा था। हम कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के टेक्स्ट बुक पॉलिसी है और रेजिम चेंज उसमें एक पार्ट है। तो रेजिम चेंज करना, उसके लिए पहले की यंगस्टर्स को रोड पे उतार देते हैं। बांग्लादेश में देखा था, श्रीलंका में देखा था, यहाँ देखा था। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि ये जो नेपाल में जो हिंसा हुआ था, अभी देखिए, आर्मी ने कहा कि हम किसी को भी हंगामा करने नहीं देंगे, किसी को यहाँ घर जलाने या और कुछ जलाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको गोली मार देंगे। वही टाइम पे आर्मी को प्रॉब्लम यह भी है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि नेपाल के ज्यादातर उनका जो रेवेन्यू है सब्सटेंशियल टूरिज्म से आता है और जो एवरेस्ट ट्रैकिंग है उसमें आता है। अगर आप पूरा ऐसा सिचुएशन रहा तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, कोई नहीं जाएगा। अब जो फंसे हुए वो भी बाहर निकलने की कोशिश करें, बाहर चले जाए। तो ये प्रॉब्लम जब आएगा तो उनकी कमाई और कम हो जाएगी, होटल बंद हो जाएंगे, गाड़ी टैक्सी वाले बंद हो जाएंगे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। बाकी जो भी सपोर्ट सर्विसेज है, जैसे ट्रैकिंग में जो गाइड्स रहते हैं, वो बंद हो जाएगा उनका। ये सारा प्रॉब्लम आने वाला है।
तो ये कि आपने हंगामा किया, आपने ओली को भगा दिया, ठीक है, इसके बाद क्या? अंग्रेजी में पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का कोई सवाल नहीं उनके पास, क्योंकि वो लोगों ने एक मॉब मेंटालिटी होता है कि होता किसी को मारो मारो सब पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आप 10 मिनट बाद पूछो अपने किसने किया, आपको उसको पता ही नहीं क्या चीज के लिए किया। बोलता है इंटरनेट बैन कर दो। इंटरनेट बैन करने से पूरा देश जलाना है क्या? आपने एक सरकार को गिरा दिया, सरकार से बात करना चाहिए। और तरीके हो सकते थे। अगर आप भारत देश में भी हम सुप्रीम कोर्ट को जला रहे हो, क्या है ये? हम जब भारत देश में हमारे यहाँ भी जब दंगे होते हैं तो हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपको पता है, वो नॉर्मल है। वो तो इसलिए बंद किया जाता है कि आसपास जो है हंगामा लोग ना करें, इसलिए बंद किया जाता है। ये केस में भी नेपाल गवर्नमेंट ने शायद सोचा होगा शायद कि हंगामा होने वाला है, ये लोग अफवाह फैला देंगे और ये व्हाट्सएप के थ्रू बाकी मीडियम के थ्रू करेंगे तो पूरा देश जल जाएगा। हुआ ही वही। अब बंद किया ना किए हो गया। अभी आगे क्या करेंगे आप सोचिए। श्रीलंका इज अ टेक्स्ट केस उसके लिए। श्रीलंका में जब हंगामा हुआ था, यही तो हुआ था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए थे, चेयर उठा के लेके गए, बेड उठा के लेके गए, जो भी खाने की चीज वो भी लेके गए। लेकिन क्या हुआ बाद में? श्रीलंका एक डिफॉल्ट स्टेटस में पहुंच गया। पैसे नहीं थे उनके पास, भारत देश ने उनको बचाया, उनको एक लाइन रोल ओवर क्रेडिट दिया। उनके वहाँ एक थोड़े दिन के बाद फिर इलेक्शन हुआ, नया एक प्राइम मिनिस्टर आए, वो सेटल हो गया। लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं आए फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी भी वहाँ क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। उनका नया प्रधानमंत्री आए हु इज एक्चुअली कम्युनिस्ट, लेकिन फिर भी वो अच्छा ही चला रहा देश। भारत में भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे। तो श्रीलंका ने टर्न ओवर कर लिया, श्रीलंका ने टर्न अराउंड किया है, लेकिन बांग्लादेश में नहीं हुआ। क्योंकि जो श्रीलंका में हुआ वो रिलीजियस नहीं था, बांग्लादेश में रिलीजियस था। जब आप रिलीजन को लेके आएंगे इसमें राइट्स में, तो बहुत आपके हाथ से आगे निकल जाएगा, बिल्कुल हाथ के बाहर हो जाएगा। वही हुआ बांग्लादेश में। इसलिए आज तक बांग्लादेश अनस्टेबल है। ठीक है, यूएस बहुत पैसे दे रहे हैं उनको, IMF पैसे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? एक ना एक दिन एक सिविलियन गवर्नमेंट आना पड़ेगा। आपने शेख हसीना को बोला उनको लेके हम उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। ये तो पाकिस्तान में हुआ ना, जो प्रधानमंत्री इलेक्शन जीता वो जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान। ओके, जो प्रधानमंत्री बनने चाहिए था, जिसने इलेक्शन जीता, और जो इलेक्शन हार गया वो प्रधानमंत्री होके बैठा हुआ है अभी, शहबाज शरीफ। इससे ज्यादा आयरनी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लोग इससे ज्यादा प्रॉब्लम ये पूछ रहे हैं कि भारत देश में भी हम ऐसे हंगामा देख रहे हैं अभी वो जो दिल्ली में हुआ था सर, दिल्ली में हुआ था, उससे पहले फार्म लॉज में हुआ था, और जो राहुल गांधी का जो वोट चोरी का यात्रा था, जिसको आज मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा थप्पड़ मार दिया कि उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने अगर हंगामा कोशिश करे भारत देश में नहीं चलेगा। एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है, दूसरा हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र में जो एजिटेशन चल रहा है, मराठा एजिटेशन, उसके लिए हाईकोर्ट ने इतने पाबंदी लगाए थे उसके ऊपर, फिर भी वहाँ के थोड़े प्रोटेस्टर्स ने नहीं सुना था। लेकिन उससे क्या हुआ, उनको टोटली अभी ऐसा उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है कि आगे उनको कभी परमिशन ही नहीं मिलेगा, एक जुलूस निकालने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। हमारा आर्मी कभी भी, आर्मी ना पुलिस ना पैरामिलिट्री, कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे केसेस में भी, कभी भी। बाकी देश में आप देखते हैं, पाकिस्तान में तो हर 3-4 साल बाद आर्मी आ जाता है, क्योंकि उनके पास तो आर्मी के हाथ में ही पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तान में आर्मी और अल्लाह चलता है बस, एकदम, और कुछ नहीं। तो वहाँ के लोग ही कहते हैं ये बात। लेकिन आप याकूब खान, जब पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था, याहिया खान के टाइम से परवेज मुशर्रफ तक पूरा आर्मी चल रहा है। बांग्लादेश में वही हुआ, लेकिन वहाँ आर्मी को कंट्रोल नहीं है वहाँ। अभी ये हाल हो गया कि बांग्लादेश में ना उधर ना इधर का हाल हो गया। उनके पास खाने के लिए नहीं है, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, बहुत कर रहे हैं उधर। लेकिन यूएस हेल्प करेंगे, क्योंकि यूएस को बांग्लादेश को यूज करना है चाइना को काउंटर करने के। सर, ये नेपाल में भी जो हुआ, क्या किसी देश का किसी अलग का हाथ है? जरूर, उसमें हाथ तो है। क्योंकि जेएनजी के पास इतना पावर कहाँ से आएगा सर, इतना तांडव कैसे मचा सकते? नहीं है वो। पहले बात, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके आर्मी और पुलिस स्ट्रांग होंगे तो ये कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ होगा तो लाठीचार्ज करेंगे, टीयर गैस करेंगे, वाटर कैनन मारेंगे, सबके सब भाग जाएंगे, लास्ट में पुलिस फायरिंग भी करेंगे। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन जो इतना छोटा सा एक दंगा हुआ था, उससे एक पूरा सरकार गिर गया, तो उससे पता चलता है कि कितना फ्लिमजी है इनका सरकार। आज तो पता चला कि कंट्रोल में है, वहाँ पे बातचीत चल रही है, जेएनजी और उन लोगों के बीच में चल रही है, आगे क्या होगा मामला।
तो ये जो वहाँ की सेना है, ये उस वक्त कहाँ थी जब पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुस करके मार दिया गया? सवाल है कि आपके पास जो सिस्टम्स है, वहाँ के संसद भवन पे हमला कर दिया गया, ये कहाँ थी पुलिस भाई वहाँ की? आप कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत देश में ऐसा होगा, कभी नहीं होगा हमारे पास। होना भी नहीं चाहिए भाई, होना चाहिए क्या अलग बात है, करने वाले हैं हमारे पास भी है। यहाँ भी बहुत सारे बातचीत तो उकसाने की कोशिश तो करते हैं। नेशनल ट्राई कलर को खींच के खालिस्तानी फ्लैग लगाया था, हमने देखा हुआ था उस टाइम पे, पूरी कोशिश थी सर वहाँ। लेकिन हमने रिस्ट्रेंट किया, क्योंकि अभी भी फायरिंग कर सकते थे, हमने नहीं किया कि हमको पता है कि कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो नेपाल में होता, जो बांग्लादेश में हुआ था, वो बच्चों का खेल था, बच्चे खेल रहे थे और गवर्नमेंट डर गया, यही हुआ था। उसमें कोई, अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, आपका प्रोसेस स्ट्रांग है, आपके लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी स्ट्रांग है, तो कभी नहीं होगा ये। जब भ्रष्टाचार को लेकर के वो लोग परेशान हैं, जॉब को लेकर के परेशान हैं, अब ये जब अपनी ही संस्थाओं को वो चोट पहुंचा रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या अगर दूसरी भी सरकार आती है, मान लीजिए कोई भी आता है, वो कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो वो कहाँ से करेगी? उसके पास उतने धन कहाँ से आएंगे कि वो उसको स्टेबल करेगी? भ्रष्टाचार हुआ था 2014 से पहले, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, हमने देखा बहुत सारे घोटाले हुए थे। कोल का हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ था, 2G हुआ था, ऑगस्टा वेस्टलैंड हुआ था, बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट गिरने की नौबत इसलिए आ गई थी क्योंकि ये सारे स्कैम्स आ गए थे। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए अथॉरिटी है हमारे पास, ठीक है, हमारा जुडिशरी परफेक्ट नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना हमारे पास। हमारे पास CBI है, हमारे पास ED है, लोकल लेवल पे पुलिस है, लेकिन ये देश में ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। वही तो दिख रहा है ना आपको। अगर आप भ्रष्टाचार था तो आपने क्या किया, कहाँ केस फाइल किया? सुशीला कार्की जो है अंतरिम वो बनने वाली हैं, PM बनने वाली हैं वहाँ की, ये भी भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बोलती रहती हैं। तो बोलने क्या? में कोई भी बोल सकता है, राहुल गांधी तो दिन बोलते रहते हैं, लेकिन एक चीज होता है कि प्रूफ चाहिए। जो छोटे छोटे राष्ट्र है, बांग्लादेश, छोटा कह रहा हूँ कि साइज से छोटा नहीं, इकोनॉमी से छोटा कह रहा हूँ, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आप ये प्रॉब्लम भूटान में क्यों नहीं देखते? नहीं, भूटान भी तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक राजा चलाता है, क्योंकि वहां आप जाइए, डेवलपमेंट है वहाँ। इसमें भारत देश ने बहुत हेल्प किया भूटान को। जैम के फैक्ट्रीज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, टूरिज्म है, लेकिन कंट्रोल टूरिज्म है, ये नहीं कि अनबर्डन्ड टूरिज्म नेपाल में हो रहा है, कोई भी आ जाओ। लद्दाख में वही हो रहा है, नहीं करना चाहिए, कंट्रोल टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब यंगस्टर्स के पास नौकरी नहीं होती है, उनके पास पता नहीं उनको क्या करना है। भारत में आके कितने दिन नौकरी करेंगे? क्योंकि अगर आप स्किल्ड है तो आपको नौकरी मिलेगा, कोई भी देश में मिल जाएगा आपको। भारत से लोग बाहर जाके काम करते हैं क्योंकि हमारे पास स्किल है इसके लिए, लेकिन वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में हो ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सबके पास नहीं है, शायद 80% तक हो, नहीं होगा, 20% के पास रहेगा। तो ये जो हंगामा हुआ, आपने देखा होगा कि इसमें 2-3 दिन में पूरा पलट गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि 6 या 8 महीने पहले और एक ऐसी बहुत बड़ा टेंशन हो गया था कि महाराजा को वापस लेके आया, मोनार्की को वापस। नेपाल का जो क्या कहते हैं उसका हार्ट, उसका मोनार्की था। अच्छा। जिनको खत्म किया गया कंप्लीटली, पूरा फैमिली को मार दिया रातों रात, उनके फैमिली मेंबर ने मारा था। उससे क्या हुआ कि अब जैसे ब्रिटेन देखते हैं आप, ब्रिटेन में भी रॉयल्टी है, किंग चार्ल्स भी है, लेकिन आप कभी नहीं सुने कि किंग चार्ल्स ने जाके किसी कॉन्स्टिट्यूशन इस पे जाके उंगल किया, क्या बात किया या ऐसे करने के लिए कहा कि तो यहाँ भी वही था। लेकिन क्या हो गया कि जब राजा के ऊपर हंगामा करना था, क्योंकि नेपाल ऐसे एक ही देश है पूरा दुनिया में जो हिंदू स्टेट कहा करते थे, हम एक हिंदू कंट्री, लेकिन जैसे राजा को मारा गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आया कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। अच्छा, ये आया था, और उसमें ही बहुत वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि जब हम है वो है, अब हमें बदलने की कोशिश तो फिर कौन सा राष्ट्र वहाँ पे आ रहा था हिंदू की जगह पे? सेक्युलर बन गए वो, अभी भी सेक्युलर है, सेक्युलर मान रहे, लेकिन अब लोग कह रहे नहीं। अच्छा, हमें वापस चाहिए हमारे हिंदू राष्ट्र, हमारे राजा को वापस लेके आएगी, क्योंकि वो एक सीमेंटिंग फैक्टर था उनका राजा। थाईलैंड में राजा है, बहुत रिगार्ड करते हैं उनको, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं उनको। आप बहुत सारे कंट्रीज में, जो यूरोप में अभी भी राजा है, उनके पास अधिकार कुछ नहीं होता, लेकिन अपना फिगर होता है कि जो स्टेबिलिटी देता है, बहुत साल तक स्टेबिलिटी चलता है, ये है।
नेपाल का प्रॉब्लम क्या है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, हम्म, एक तरफ चाइना है जो तिब्बत है और हमारी तरफ भारत देश है। बांग्लादेश एक कोने में चिपका हुआ है उनका, भारत देश से निकल के बांग्लादेश जाना है उनको, तो उनके पास एक सी रूट नहीं है। अच्छा। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो इधर भारत देश पे या चीन पे होगा। चीन बहुत साल से लगे हुए थे चाइना नेपाल के पीछे। जैसे उन्होंने तिब्बत को एनेक्स किया था, नेपाल को भी ऐसी करने की कोशिश किया। नेपाल में प्रचंडा सरकार जो था, उससे पहले भी सरकार थे बहुत सारे, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आ गए थे। कहा जाता है कि ओली सरकार भी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में था। तो सर अभी तो ओली गए थे यहाँ पे सीओ समिट, हाँ, जिनपिंग से मुलाकात हुई, तो वो जो भारत और उनके बीच में एक बीच अभी हुआ था थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, तो चर्चा हुई, तो बोले कि आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों देख लो। तो ऐसे यही बात है कि भारत और चीन एक ट्रेड करने वाले थे एक रूट से, जो तिब्बत से होके आता है और जो लद्दाख की तरफ जाता है। तो उन्होंने कहा, भारत ने कहा हम ट्रेड रूट कर लेंगे क्योंकि हमको पूरा घूम फिर के आने की जरूरत नहीं है, शिप में लाने की जरूरत नहीं, हम तो सीधा रेल ट्रैक है वहां तक, वहां से हम मंगा लेंगे सारी चीज। तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया था, लिपु लेखा के, हाँ कुछ, हाँ वो बोले यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। नेपाल कैसे बोल सकता है? तो चीन ने कहा आपको उसमें कोई टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे दोनों के बीच के हम कर लेंगे। और ये हुआ था टैरिफ के बाद, ट्रम्प के टैरिफ के बाद। सो एक साइन था कि भारत और चाइना ट्रेड करने वाले लैंड रूट से, जो हम पहले करते थे। 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में ट्रेड हुआ करता था। हमने सिल्क रूट की बात किया था, सिल्क रूट भी था वहीं से। तो नेपाल का प्रॉब्लम यही है कि बहुत सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए, पैसा नहीं है, कंगाल हो गए, तो नेचुरली लूटपाट में आ जाएंगे लोग। वहाँ स्थायी सरकार भी तो नहीं है ना सर, हमेशा तो उनके पास हर 3 साल कोई ना गिरता रहता है, कोई आता रहता है। यही प्रॉब्लम है। जब हम भारत देश को देखते हैं, हमारे पास भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक बात हमारे पास है कि हमारी सरकार स्थिर सरकार होते थे। बीच में एक प्रॉब्लम था, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन उसके बाद एक स्थिर सरकार आई थी। उसके बीच में नरसिम्हा राव जी थे, जो पूरे 5 साल चलाए गवर्नमेंट को बराबर से, ज्यादा ही था उनका, लेकिन 5 साल तो उनका है। मनमोहन सिंह ने 10 साल का गवर्नमेंट चलाए, वाजपेयी जी ने चलाए 5 साल की, अब मोदी जी के हो गए 11 साल। तो एक स्टेबिलिटी है हमारे इसमें। और एक ये भी लगता है सर कि हमारे यहाँ की जो विपक्ष भी है, कभी भी रहा शुरू से चाहे अभी तक, ठीक है, वो मतलब भाई विपक्ष है तो विपक्ष की बात करेगा ही, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक इकट्ठा खड़ा हो जाता है, इकट्ठा खड़ा हो जाता है। लोग उनको उनके रास्ता दिखा देंगे उनको। हाँ, तो ऐसी चीजें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक साथ खड़ा होना पड़ा उनको, क्योंकि देश का बात है। इसराइल को देखिए, इसराइल के विपक्ष उनके कैबिनेट में बैठा हुआ है, हाँ, वॉर कैबिनेट कहते हैं उसको, क्योंकि ये ऐसा इमरजेंसी टाइम में उनको एक साथ खड़ा होना चाहिए। वो लोग खड़े हो गए सब। हमारा भी वही हाल है। हमारे यहाँ भी जब हंगामा होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जुडिशरी है, लोग जुडिशरी के पास जाते हैं, वहां से एक स्टे ऑर्डर लेके आते हैं या वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, सब कुछ ठंडा हो जाता है उसके पास। तो ये नहीं कि एलिगेशंस आता है, किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म है हमारे पास, नेपाल में नहीं है। और सरकार किसी की भी हो, जनता अगर उसके साथ खिलवाड़ करती है अपनी संपत्ति के साथ, तो अपना ही नुकसान कर रही है ना, किसका कर रही है ना, देर आए तो दुरुस्त है। हाँ, सरकार में तो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी प्रॉपर्टी विदेशों में, वो तो भाग के वहां भी जान बचा लेगा। अपने लिए सोचो। नहीं होता है, आप पूछिए पाकिस्तान में उनके आर्मी जनरल्स जो भी हो, सीनियर लेवल से मिड लेवल तक, जो भी आर्मी के जनरल्स हो, मेजर्स हो, ब्रिगेडियर्स हो, सारे के सारे प्रॉपर्टी उनके पास यूरोप में है। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं। हमारे पास भी शेख अब्दुल्ला के टाइम से उमर अब्दुल्ला तक उनके सारे प्रॉपर्टी लंदन में है, उनके फैमिली लंदन में रहते हैं अभी भी। तो ये नहीं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास भी एक सेक्शन जो पाकिस्तान से साथ मिला हुआ है। एक टाइम पे जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, सारों को एटीट्यूड यही है। तो ऐसे लोग अपना सुरक्षित कर लेंगे, दूसरे को जंग में धकेल देंगे, जाओ मरते रहो। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आपके पास डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो फिर क्या चीज, फिर तो ऑटोक्रेसी हो गया। फिर तो आपके ऊपर लाठी भी मारेंगे तो किसी को सिंपैथी। अच्छा सर, लास्ट में नेपाल का भविष्य क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं? नेपाल का भविष्य बहुत साफ है। अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं आएगा तो फिर नेपाल कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये जो हुआ फिर होगा, शायद 5 साल के बाद और एक बार होगा, क्योंकि ये जो सरकार आई, पता नहीं ये कितने दिन रहेंगे। फिर यही लड़कियां फिर उतर जाएंगे रोड पे। जो मेरे को ये हंसी आता है, मेरे को यही बहुत दुख की बात भी है कि जेन जी कह के लोग बहुत बात करते हैं। जेन जी है ही नहीं कुछ,
उनमें दम नहीं है। बस कुछ जलाने के लिए किसी को बस दम नहीं है, ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने के लिए किसी को दम नहीं है। लेकिन आप उसी सिस्टम को सुधारने की कोशिश करो जब पता चलता है कि दम क्या चीज़ होता है, जब कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। वो नहीं करते हैं लोग। और सर जेनजी की हिम्मत ऐसे कितनी रहेगी बताइए ना। मैं कहूँ हमारे पास भी वही है। अब यही जेनजी को वोट करने के लिए बोलिए 18 साल से ज़्यादा भारत देश में, बोलते हैं हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप घर में बैठिए। ओके, आप वोट नहीं करेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है रोड का जो स्टेट है, ड्रेनेज का है, ट्रैफिक का है, बात करने का कोई अधिकार नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू डोंट आस्क फॉर योर राइट्स यू विल नॉट गेट योर राइट्स। सिंपल है। आप कोई भी हो, जेएनजी हो या कोई भी हो, आपको मतलब कि दुस्साहस करने का साहस थोड़ी ना आना चाहिए आपके अंदर। अगर आप कुछ कर रहे हो तो अच्छा करो, बढ़िया सीखो। नहीं वो ये जो मीडिया बिल्डअप होता है, अब देखिए 3 दिन बाद 4 दिन बाद कुछ नहीं होगा, पूरा हंगामा ठंडा हो जाएगा, लोग पूछेंगे, ये लोग वापस उसी काम पे जाएंगे और उसी फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि हमने क्या किया, हमने पूरा देश का इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, अब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा ना पीने के लिए होगा। उनका तो बर्बाद हो गया, लेकिन जो कुछ ऐसे दिमाग वाले हैं जो हंगामा को ही अपना उद्देश्य समझते हैं, उनके लिए तो एक अवसर हो गया ना। जब करते हैं तो उसको रोकने के लिए लोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मारपीट करना चाहिए। मैं उसमें मस्त उसके लिए ऑल द मोर हूँ कि अगर कोई हंगामा करे, कोई जलाए तो उसको मारना, उसको लाठी से मारो, उसको जो भी करना करो, उसको जेल में डालना डालो, क्योंकि अगर एक को करते हैं तो 10 लोगों को पता चलता कि ऐसा हो सकता है। नेपाल में नहीं हुआ, वही गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हैवी से जुड़ने के लिए और ऐसी जानकारी।